स्टूडेंट्स, कल तक हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन को समझा था, जो कि एक समतल पृष्ठ से होता हो। जैसे कि आपके और हमारे घरों में जो दर्पण होता है उससे प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो हमने कल तक देख लिया था। हम इस चीज़ को अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब हम गोलीय पृष्ठों से प्रकाश के परावर्तन को समझेंगे, यानी कि वक्रित जो पृष्ठ वक्रित होते हैं, जो गोल पृष्ठ होते हैं, उनसे प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हमें गोलीय पृष्ठ का मतलब समझते हैं कि एक पृष्ठ गोलीय पृष्ठ किस प्रकार होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, मान लो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ को इमेजिन कर लीजिए कि कोई बॉल है, कोई गेंद है, जैसे जनरली प्लास्टिक की बॉल होती है ऐसी ये कोई बॉल है जो कांच की बनी हुई है, पारदर्शी कांच की बनी हुई एक गेंद है। उस गेंद के आर पार आप अभी इस समय देख सकते हो। आप क्या करते हो, किसी प्रकार के कटर की सहायता से इसके दोनों भागों को, ये वाला भाग और ये वाला भाग, दोनों भागों को काट लेते हो। तो किसी कांच के गोले से उसके दो भागों को अगर यदि पृथक कर दिया जाए तो वो वक्रित कांच होंगे। मैं अभी दर्पण शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी हमने इन्हें दर्पण नहीं बनाया है। तो ये वक्रित कांच है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों हिस्सों को, ये जो दोनों हिस्से निकल करके आए हैं, इनको हम अगर सेपरेटली रखें तो ये वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से और ये वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से होगा। अगर मैं अपने हाथों के द्वारा इसको प्रदर्शित करके बताऊं तो ये वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से होगा और ये वाला हिस्सा इस तरीके से होगा। तो इन्हें हम अभी वक्रित कांच बोल सकते हैं। यदि मैं इन कांच के किसी भी एक ओर पॉलिश कर देता हूं, यानी कि इस कांच के किसी भी एक तरफ पॉलिश कर देता हूं, तो इसका जो दूसरा वाला हिस्सा होगा वो परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। यानी कि उस हिस्से से आप प्रतिबिंब देख सकते हैं, उस हिस्से से आप इमेज देख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं किस प्रकार। मान लेते हैं कि इसके पिछले पृष्ठ पर हमने पॉलिश कर दी इस वाले कांच के, तो अंदर की तरफ से आप खुद का प्रतिबिंब या किसी वस्तु का प्रतिबिंब देख पाएंगे, यानी कि अंदर वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। इसी प्रकार यदि आप इसको देखते हैं तो इसमें यदि इस तरफ पॉलिश कर दी जाए, या यूं कहो कि अंदर की तरफ पॉलिश कर दी जाए, यहां हमने पॉलिश किस तरफ की थी, बाहर की तरफ, इसमें हम अंदर की तरफ यदि पॉलिश कर देते हैं तो हम इस वाले हिस्से से खुद को देख सकते हैं। तो इस प्रकार इसका बाहरी पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, यानी कि गोलीय दर्पण किन्हें कहते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर अपन देखें, हमारे मुख्य विषय का इस समय जो नाम है वो है गोलीय दर्पण। हम वैसे तो सीख रहे हैं गोलीय दर्पणों के द्वारा परावर्तन, हम देख रहे थे कि हमें किस प्रकार गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन सीखना है। तो हम गोलीय दर्पण को पहचाने। सबसे पहले मैं आपको इतनी देर से गोलीय दर्पण के बारे में परिचित करवा रहा था। एक कांच का गोला जो पारदर्शी है, उसके दो हिस्से हमने निकाल लिए। दोनों हिस्सों में से एक में बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जिससे कि अंदरूनी पृष्ठ परावर्तक हो गया, एक में अंदरूनी हिस्से से पॉलिश कर दी जिससे कि बाहरी पृष्ठ परावर्तक हो गया। इस प्रकार हमें दो प्रकार के, जब हम पॉलिश कर देते हैं तो वो कांच दर्पण में बदल जाता है। जब तक पॉलिश नहीं की है तब तक तो वो एक पारदर्शी कांच है जिसके आर पार देखा जा सकता है, लेकिन जब हम पॉलिश कर देते हैं तो वो एक पारदर्शी कांच बन जाता है। तो जब हम पॉलिश कर देते हैं तो वो एक अपारदर्शी पारदर्शक माध्यम बन जाता है, यानी कि उसके आर पार नहीं देखा जा सकता, यानी कि उससे फिर हम परावर्तक पृष्ठ के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि उसमें किसी चीज के प्रतिबिंब को देख सकते हैं। तो यहां आप लोग ध्यान दीजिए, मैं अब बीच वाला जो मैंने गोला बनाया था इसकी अब आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं। तो हमने जो दो पृष्ठ निकाले थे यहां पर, इन दोनों पृष्ठों के विभिन्न पृष्ठों पर, यानी कि इन दोनों गोलीय कांच के अलग अलग पृष्ठों पर हम कर देते हैं पॉलिश, जिससे हम समझते हैं कि किस प्रकार के हमको गोलीय दर्पण प्राप्त होते हैं। तो यदि मैं इसके पिछले हिस्से पर पॉलिश कर देता हूं, पिछले वाले हिस्से पर, बाहरी हिस्से पर, तो इसका अंदरूनी हिस्सा परावर्तक बन जाता है, यानी कि अंदर से परावर्तन करना शुरू कर देता है। ऐसे दर्पण को, अब यह दर्पण बन गया, ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, ये अवतल दर्पण बन गया। जबकि ये वाला जो दर्पण है, यदि मैं इसके अंदरूनी हिस्से में पॉलिश कर देता हूं, अंदर की तरफ से इसको पॉलिश कर देता हूं, तो इसका बाहरी तल परावर्तक तल हो जाएगा, यानी कि यहां से हम इसको देख सकते हैं। तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहा जाता है। यानी कि इतनी जानकारी के बाद आपको यह समझ में आ गया होगा कि हमारे पास दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। पहला जो गोलीय दर्पण होता है
वो होता है अवतल दर्पण, जिसको अंदर से हम जिसमें परावर्तन करते हैं या अंदर से हम प्रतिबिंब को बनाते हैं, बाहर की तरफ उसमें पॉलिश होती है। और दूसरा वाला जो होता है उसमें बाहर से परावर्तन होता है जबकि अंदर की तरफ उसमें पॉलिश होती है। तो ये हमारे पास कुल मिलाकर के दो प्रकार के दर्पण होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अब हम इनसे संबंधित कुछ पदों को समझते हैं, क्योंकि हम गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन सीख रहे हैं। क्योंकि हमारे मुख्य विषय का नाम, आज के विषय का नाम गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन है, तो यह आवश्यक है कि हम गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स या फिर पदों को समझें। वो पद मैं इस तरफ पहले नामांकित कर दूंगा और उसके बाद में आप लोगों को यह बताऊंगा कि उन पदों को किस प्रकार हमको समझना है। एक एक करके हम सभी को समझते जाएंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अभी तक देख रहे थे कि हमें गोलीय दर्पणों के द्वारा परावर्तन को समझना था। गोलीय दर्पणों के द्वारा परावर्तन से पहले हमने ये सीखा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो ऐसा कोई भी दर्पण जो किसी गोले का हिस्सा होता है उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने अभी सीखा। जिस गोलीय दर्पण का बाहरी पृष्ठ पॉलिश हो और वो अंदरूनी पृष्ठ से परावर्तन करे तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और जो पृष्ठ अंदर की तरफ से पॉलिश्ड हो और बाहर की तरफ से परावर्तन करे उसको कहा जाता है उत्तल दर्पण। तो हमारे पास दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल दर्पण। हम अब कुछ महत्वपूर्ण पदों को समझेंगे या महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ समझेंगे, या यूं समझ लीजिए कि इस गोलीय दर्पणों के द्वारा परावर्तन की जो प्रक्रिया होती है उसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। उन शब्दों का अर्थ और उनके इस्तेमाल का तरीका हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले हमें समझना है ध्रुव किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये सबसे पहला शब्द है, कुछ मिलाकर के 7 शब्द है जिनका हमें अर्थ पता होना चाहिए। सबसे पहले ध्रुव, फिर वक्रता केंद्र, फिर वक्रता त्रिज्या, उसके बाद में मुख्य अक्ष, फिर मुख्य फोकस या फोकस, और फिर फोकस दूरी, और अंत में द्वारक। सबसे पहले हम समझते हैं कि ध्रुव किसे कहते हैं। तो बच्चों, ये जो गोलीय दर्पण है दो प्रकार के होते हैं। दोनों ही प्रकार के गोलीय दर्पणों के मध्य बिंदु को कहा जाता है ध्रुव। तो मतलब जो बीचों बीच जो बिंदु पाया जाता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। ध्रुव अवतल दर्पण में भी होता है और उत्तल दर्पण में भी होता है। दोनों में ही ध्रुव को कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है। तो ध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं। किसे कहते हैं ध्रुव?
मध्य बिंदु को, जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं, और P इंग्लिश में इसे पोल कहा जाता है, तो इसलिए इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। अगले शब्द को समझते हैं। अगला है वक्रता केंद्र। तो बच्चों, जो गोलीय दर्पण होता है वो किसी न किसी गोले का हिस्सा होता है। अभी हमने इन दोनों दर्पणों को एक गोले से कट करके बाहर किया था। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है, आप यहां पर एक इमेजिन कर सकते हैं कि यहां पर एक गोला होगा जिसमें से इसको कट करके निकाला। उस गोले का जो केंद्र होता है, उस केंद्र को इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। यदि मैं इस का गोला पूरा करूं, कंप्लीट करूं, तो वो कुछ इस तरीके से होगा और उसका केंद्र हमें लगभग यहां पर इस जगह पर मिलेगा। और गोलीय दर्पण के जो केंद्र होते हैं उसे वक्रता केंद्र कहा जाता है और उसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर मैं क्लियर करूं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो ये इसे कैपिटल C से हम प्रदर्शित करते हैं। फिर अगर मैं बात करूं अगले शब्द की, तो वो है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? सीधी सी बात है, केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो यहां पर भी वक्रता केंद्र को ध्रुव से यदि हम मिला दें या दर्पण से यदि हम मिला दें, तो ये जो रेखा है, ये जो सरल रेखा है, इसे हम वक्रता त्रिज्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसका जो प्रदर्शन है वो R, कैपिटल R के रूप में किया जाता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। कितनी चीजें हो गई टोटल? 3, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। आगे बढ़ते हैं। वक्रता त्रिज्या के बाद में हम लोग अब समझ लेते हैं मुख्य अक्ष को। तो वह सीधी सरल रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है, उस सीधी सरल रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यदि मैं इसको इस तरफ आगे बढ़ा दूं और इसको भी इस तरफ आगे बढ़ा दूं, दोनों तरफ ये अनंत तक जा सकता है, तो इस सीधी सरल रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष यहां भी होता है, यानी कि उत्तल दर्पण में भी होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष से अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अगले शब्द का नाम है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस थोड़ा सा हमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? यदि प्रकाश किरणों का बिंब मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण पर आपतित हो, बहुत ध्यान से समझना, यह है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर यदि प्रकाश किरणें किसी दर्पण पर, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, किसी भी गोलीय दर्पण पर यदि आपतित होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात वे जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, परावर्तन के पश्चात ये इस प्रकार आ रही हैं, इस प्रकार से आ रही हैं, और परावर्तन के पश्चात ये इन दिशाओं में, वो वाली इस तरफ और ये नीचे वाली इस तरफ, इन दिशाओं में जा रही है। तो परावर्तन के पश्चात ये जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं उत्तल दर्पण की, तो यदि किसी उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कुछ प्रकाश किरणें आपतित हों, तो परावर्तन के पश्चात वैसे तो वो इस तरीके से बाहर की ओर निकल जाती है, लेकिन यदि हम इनको पीछे की तरफ आगे बढ़ाएं, तो वो एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई प्रदर्शित होती है, दिखाई देती है। इस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है उत्तल दर्पण का। यानी कि अगर मैं मुख्य फोकस को परिभाषित करूं, तो मैं कुछ इस प्रकार परिभाषित कर सकता हूं कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। तो मुख्य फोकस कब बनेगा? जब प्रकाश किरणें समांतर रूप से गोलीय दर्पण पर आपतित होंगी। तो यह हो गया मुख्य फोकस। फोकस दूरी की अगर मैं बात करूं, जो सेकंड लास्ट हमारा शब्द है फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहा जाता है? तो ध्रुव की फोकस से जो दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी से प्रदर्शित करते हैं। इसे मैं स्मॉल f से प्रदर्शित करता हूं, ये स्मॉल f से रिप्रेजेंट की जाती है। याद रखिएगा, मुख्य फोकस कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं उस बिंदु को, फोकस बिंदु को, और फोकस दूरी को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस दूरी किनके बीच की दूरी होती है? पोल यानी कि ध्रुव
और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। तो ये इस प्रकार यहां पर फोकस दूरी हो जाती है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसके एक अंतिम शब्द और बच गया है, उसको बोलते हैं द्वारक, या इंग्लिश में से कहा जाता है अपर्चर। जो गोलीय पृष्ठ है, जो गोलीय दर्पण है, उसके दोनों बिंदुओं के बीच की जो सीधी दूरी होती है, मैं एक काम करता हूं, यहां साइड में दोनों प्रकार के गोलीय दर्पण बना देता हूं और उसके द्वारा प्रदर्शित करता हूं। यह है अवतल दर्पण इस प्रकार से, और यह है उत्तल दर्पण। तो दर्पणों के अंतिम बिंदुओं के बीच की ये जो दूरी होती है, इस दूरी को, यानी कि इस अंतिम बिंदुओं के बीच के व्यास को हम लोग बोलते हैं द्वारक। तो ये जो दूरी है इसे द्वारक कहा जाता है। तो ये गोलीय दर्पणों से संबंधित महत्वपूर्ण पद थे, महत्वपूर्ण शब्द थे, जिनका अर्थ जाने बिना हम गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकते। तो प्रतिबिंब निर्माण के लिए आवश्यक है कि हम इन बिंदुओं को ध्यान से समझें और सीखें। अब अगली क्लास में, अगले वीडियो में मैं आप लोगों को गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब रचना के नियम और अलग अलग प्रकार से जो प्रतिबिंब बनते हैं, उनको मैं आप लोगों को अगली वीडियो में कंप्लीट करूंगा। तो तब तक आप लोग इनसे संबंधित जो भाषा परिभाषा है वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इन शब्दों को अच्छे से समझ लीजिएगा, और अगर किसी को कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।